हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पर। और मैं प्रिया और मैं लाई हूँ आपके लिए टेस्ट नंबर 2 जीएस वर्ड का यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्री टेस्ट सीरीज है जो कि तो ठीक है। इसका टेस्ट नंबर 1 आ चुका है और मैंने यूपीएससी का फर्स्ट टेस्ट मतलब लाई हूँ, करवा दी हूँ। आधा करवा दी हूँ, आधा आपको शाम तक मिल जाएगा। और अगर शाम तक नहीं मिलेगा तो कल तक तो जो जरूर ही मिल जाएगा। और ये टेस्ट जो है पहला, अगर आपने नहीं किया तो जाइए उसको करिए और अपना देखिए स्कोर कि क्या बन रहा है। और आप पहले टेस्ट को करने से पहले 1 से लेके 40 तक 140 तक मीन्स 140 तक आप पूरे नंबर वाइज नोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं टेस्ट कराऊंगी उसका आंसर पहले आप सॉल्व करिए स्क्रीन पॉज करके, फिर आंसर को मिलाइए कि आपका आंसर कहाँ तक सही है और कितना आप क्वेश्चन कर पाते हैं। एक टेस्ट की तरीके से इसको करिए और टेस्ट बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बिकॉज क्या है कि आपका जो पेपर होने वाला है वो दिसंबर तक तो होगा और बहुत ही कम ही वैकेंसीज हैं। लगभग 181 वैकेंसी है, बहुत ही कम वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा इसमें फाइट है। बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करेंगे जो यूपीपीसीएस में का एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस का, वो भी इसमें आएंगे और यूपीएससी वाले भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे, लगभग 5-6 लाख का तो फॉर्म तो डलेगा ही डलेगा। 5-6 लोग अपीयर होंगे। तो आप अपना कमर कस के तैयारी कराइए। केवल एक वो सब 81 पोस्ट के लिए आप लोग को फाइट करना है, उसमें से एक सीट आपको लेना है। और बिना बिना आपको टेस्ट किए हुए कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, सॉल्व नहीं होने हो पाएगा का मतलब ये है कि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो अपने कैपेसिटी को कैसे जानेंगे कि और कितना मतलब इवेलुएट खुद को कर पाएंगे कि कहाँ तक आपका प्रोग्रेस हुआ है। तो अपनी स्टडी को जांचने के लिए, चेक करने के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ये टेस्ट नंबर 2 है। अगर आपने पहला नहीं देखा तो जाइए इसको तुरंत देख लीजिए। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम एपीजे कलाम जी के एक कोट्स के साथ। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। तो वैसे ही है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं या सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए जलना सीखना पड़ेगा, उतना परिश्रम करना पड़ेगा, उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, उतना डेडिकेशन सब दिखाना पड़ेगा। तो बिना डेडिकेशन दिखाए और इतना हार्ड किए हुए कोई भी फेमस नहीं होता है या फिर कोई भी एपीजे कलाम नहीं बन जाता। तो इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। आज ये डायमंड है, डायमंड क्या आप प्लेटिनम बोल सकते हैं आज, जो भी कुछ है। तो ये हैं तो अपने हार्ड वर्क की वजह से। तो इसी तरह दोस्तों, हम लोग को भी अगर लाइफ में कुछ करना है तो आज अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कल को कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो ये मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ टेस्ट करिए, पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, रिविजन करिए, सब करिए। तो ये कोट्स है, ये शायद आपको मोटिवेट करेगा। अब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे एक सुंदर कोट्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना टेस्ट। और हाँ, अगर टेस्ट स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, स्टार्ट करते हैं। और हम आपको तो बहुत सारा टेस्ट तो फ्री में प्रोवाइड करवा ही रहे हैं और ये आपके रिवीजन को एकदम बूस्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब टेस्ट को। हाँ, तो ये है आपका टेस्ट नंबर 2, जो कि आरओ एआरओ यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2022-23 का है। टेस्ट बुकलेट नंबर टेस्ट 2 है और ज्योग्राफी है। और इसके पहले हिस्ट्री का पेपर हो चुका है, क्वेश्चन टेस्ट जो है हिस्ट्री का हो चुका है। अगर आपने नहीं किया है तो जाइए, वीडियो है उसका और देख लीजिए। इस आपको आरओ एआरओ का टेस्ट का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसमें हम सारे टेस्ट को इंक्लूड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। और ये देखिए, ये जो होता है ये 140 मार्क्स होता है, 140 क्वेश्चन होते हैं। और सेकंड पेपर जो होगा आपका, एक ही दिन प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं ना, जनरल स्टडीज का, और सेकंड पेपर जो होगा हिंदी का होगा जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और जो ग्रामर से रिलेटेड हिंदी हिंदी के सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। उसका भी मैं टेस्ट जल्दी ही लाऊंगी, लेकिन पहले आप इसको कर लीजिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, 140 मार्क्स का है, वो तो काफ़ी इजी भी होगा। अगर थोड़ा सा मेहनत करोगी तो उसमें आप बहुत अच्छा नंबर ला दोगे हिंदी में। तो सभी क्वेश्चन के अंक समान है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसके आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के पहले मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, तो आप उसका आंसर जो है 140, आप कोई कॉपी ले लीजिए, 140 ये नंबरिंग कर लीजिए। और इसमें जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो अपने आंसर को मिलाते हुए आप चेक करिएगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, और जितना स्कोर बने वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से बढ़ते हुए क्रम
में व्यवस्थित करना है, सूर्य से दूरी है, मतलब जैसे सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए कोटों में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है, शुक्र है, तो कौन सा होगा? तो पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन है 2341, 4321 और 4312 या डी है 1432। तो कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले सबसे पहले कौन सा होगा सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार? तो वो हो जाएगा आपका, पहले सूर्य होगा इसमें से, उसके बाद सूर्य के बाद क्या आएगा? सूर्य के बाद आएगा, एक मिनट, बुध नहीं है ना? हाँ, बुध तो है नहीं, नहीं तो बुध होता, फिर शुक्र है, फिर आपका हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हो जाएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका हो जाएगा शनि। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी इसकी जो बनेगी वो बनेगी ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो पहले कौन सा ग्रह होगा? पहले बुध होगा, फिर आपका शुक्र होगा, फिर मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति, फिर शनि अरुण वरुण। इस तरह से क्रोनोलॉजी होती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अभी बताइए सितंबर में कौन सा ऐसा डेट है जिस दिन सूर्य की, मतलब सूर्य की दिन और रात की अवधि बराबर हो जाएगी? सॉरी, मैं सूर्य की बोल रही हूँ, दिन की अवधि और रात की अवधि बराबर कब होगी? आप डेट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कब? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, या दक्षिणी ध्रुव पर, या कर्क रेखा पर। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी तो कौन से पे किरण पड़ेगी सूर्य की? तो वो पड़ेगी आपकी भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा सभी को पता होगा। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च, और मैंने जो डेट पूछा वो तो मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि सितंबर में ही पड़ता है, वो आप बताओगे। और भूमध्य रेखा 2 बार पड़ती है, एक तो मैंने बता दी 21 मार्च। अब आप नेक्स्ट वाला बताइए। भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन दो स्थितियों को सूर्य के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियां बराबर अर्थात 12-12 घंटे की होंगी। ओके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो निहारिका परिकल्पना है, ग्रहाणु परिकल्पना है, दैतारक परिकल्पना है, या अंतर तारक धूल परिकल्पना है? तो चलिए मिलान करते हैं। तो निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? तो वो दिया था लाप्लास ने। लाप्लास का नाम सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। लाप्लास ने दिया था निहारिका की परिकल्पना। और दूसरा ग्रहाणु, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया था? ये चेम्बरलेन, चेम्बरलेन तथा मॉल्टन ने दिया था। और है द्वैतारक परिकल्पना, तो द्वैतारक परिकल्पना दिया था एच एल रसेल ने। कहाँ गए रसेल जी? ये दिए थे द्वैतारक परिकल्पना। और अंतर तारक परिकल्पना कौन दिया था? आर्टो स्मिथ। तो इस तरह से आंसर कौन सा होगा? ए जो है 3, ए थ्री इसमें, इसमें दोनों में ए 3 है। और सेकेंड मतलब बी वन किसमें? तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। तो ऊपर इसमें से कौन सा कथन सही है? 1 2 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही होगा बी। मतलब ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र का निर्माण करती हैं, ये बात तो सही है। और इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है, ये बात भी सही है। और ये परतदार चट्टानें जीवाश्म है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, ना कि जीवाश्महीन होते हैं, क्योंकि परतें बनेंगी, कोई जीव दबेगा तो जीवाश्म ही होगा ना। तो इन चट्टानों में परतें पाई जाती है, ये बात तो सही है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका भी। अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? देखते हैं इसमें से, इन समूहों में से कौन संबंधित है। नीस है, बालुका पत्थर है, चूना पत्थर है, सैल है। तो इसमें जो सम्मिलित, मतलब जो मेल नहीं खा रहा है वो होगा आपका नीस। नीस क्यों होगा? क्योंकि जो नीस है, बालुका पत्थर, चूना पत्थर, पुत्थर पत्थर एवं सेल पत्थर, बालुका चूना पत्थर और सेल पत्थर क्या है ये किसके उदाहरण है? ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। जबकि नीस एक रूपांतरित चट्टान है। ये जो है अवसादी चट्टान है, अवसादी। देखिए मुझे थोड़ा ये लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, अब मैं बोल दी हूँ, थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। ये अवसादी चट्टानें हैं और ये नीस जो है ये आपका परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, ये मतलब रूपांतरित चट्टानें हैं नीस। तो इस तरह से इसमें ये अंतर है। और अगला क्वेश्चन है 6वां, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी निष्क्रिय ज्वालामुखी आपको पता ही होगा। सक्रिय ज्वालामुखी शांत सुसुप्त, तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है इसमें से? तो पहला है किलिमंजारो, एटना, मौना लोवा और किलायू। तो इसमें सक्रिय ज्वालामुखी जो हो जाएगी वो होगी आपकी ये
यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 2 और 2 4 या 2 3 4। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी होगी वो आपकी होगी 2 3 4। मतलब एटना और मौना लोआ और किलायू, ये तीनों क्या हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और ये जो किलिमंजारो है, ये आपकी कैसी है, किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है, जबकि निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तंजानिया में पाई जाती है। और जबकि एटना एटना में एटना जो है ना, इटली में पाई जाती है ज्वालामुखी। और ये मैनालोवा जो पाई जाती है, मान लो हवाई द्वीप अमेरिका में पाई जाती है। अभी करंट का न्यूज भी था, मैंने एक पिछला टेस्ट अगर आपने किया था इसमें, कहीं तो मैंने पढ़ाया था माउना लोआ। तो शायद पिछले टेस्ट में कहीं मैंने पढ़ाया था, उसको ध्यान में रखिएगा। करंट का यहाँ शायद करंट में ही था, पिछले टेस्ट मैंने कराया था, टेस्ट नंबर 1 में आप देखेंगे माउना लोआ कहाँ पाया जाता है, ये हवाई द्वीप अमेरिका, ठीक है। और ये जो है किलायू, किलायू कहाँ पाया जाता है, किलायू हवाई द्वीप संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, किलायू किलायू भी वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। रिक्टर पैमाने पर उपयोग होता है मापने के लिए क्या, भूकंप का प्रभाव, भूकंप का मूल और भूकंप की तीव्रता है, भूकंप की दशा। तो रिक्टर स्केल पे क्या मापा जाता है, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। ये पढ़ा ही होगा आपने। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है, ठीक है। सही अवरोही क्रम कौन सा है, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो आप सही अवरोही क्रम बताइए, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा छोटा है, कौन सा है। तो वो जो होगा आपका अफ्रीका, अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है। तो ये होगा क्रोनोलॉजी सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रतिभूमि सर्वाधिक कहाँ पर है, कहाँ पर है, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में या यूरोप में है। तो सर्वाधिक व्यक्ति भूमि कहाँ पर है। अगर आपने घटना चक्र का, मेरे दूसरे चैनल पे सीरीज चल रहा है, उसमें अगर आप घटना चक्र कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होंगे, बहुत फटाफट आप सॉल्व करोगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें फैक्चुअल डेटा में समझाई भी गई, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कराए गए। तो इस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कहाँ पर है, वो है आपके ऑस्ट्रेलिया में, आपका थोड़ी ना, ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा भाग मरुस्थल है या शुष्क भूमि है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 2.8 प्रति वर्ग है। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, मतलब जहां पर मैदानी भाग सबसे ज्यादा है, वो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो वो है यूरोप, ठीक है, यूरोप है, यूरोप में सबसे ज्यादा है महाद्वीपीय भाग। तो यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में सर्वाधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार करते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में अमेरिका का दक्षिण अमेरिका का ज्यादा है। अगला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, हिमालय, ऑल सैंडीज या रॉकीज। तो सबसे ज्यादा लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है, वो है एंडीज की। एंडीज कहाँ पाया जाता है, एंडीज दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख है एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसका जो लंबाई है लगभग 7200 किमी है, कितनी है, 7200 किमी है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, आल्प्स 12 नंबर का क्वेश्चन है। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, फ्रांस का, जर्मनी का, इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का। आल्प्स पर्वत पूछ रहा है, किस देश का हिस्सा नहीं है। तो ये जो है, ये हिस्सा नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप के मध्य में स्थित है, इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है, ओके, इसमें इंग्लैंड नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आप क्वेश्चन में नहीं देख के करिएगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन नहीं वाला देखते ही नहीं है, सही में चक्कर में पड़ के इसको गलत कर जाते हैं, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। गोबी है, मंगोलिया, काराकुरम तुर्कमेनिस्तान, एक गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, तकला मकान उज्बेकिस्तान। इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा तकला मकान उज्बेकिस्तान में नहीं है। तकला मकान मरुस्थल चीन के झिंजियांग प्रांत में विस्तारित है, यह दक्षिण में कुनकुल पर्वत तथा पश्चिम में पामीर की तियान सान पर्वत से घिरा घिरा है। बाकी किब्सन ऑस्ट्रेलिया में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, गोबी मंगोलिया में है। जो याद नहीं है उसको याद कर लीजिए, जो पता चल गया उसको भी याद। कहाँ पे तकला मकान, कहाँ पे, चीन पे बताएगा ना, मंगोलिया। तो तो वो चीन में है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सही ये पूछ रहा है। देश है घास के मैदान है। केन्या में कैंपोस, अर्जेंटीना में पंपास, वेनेजुएला में सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपिस। कौन सा सही है? क्योंकि इसमें 3 तो गलत ही है, तो सही आपको बताना है। तो मैं बता दे रही हूँ, ये ऑप्शन अर्जेंटीना पंपास ये सही है। बाकी कैंपोस कैंपोस जो कैंपोस घास कहाँ पे पाई जाती है? कैंपोस ब्राजील में पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है। और ये जो है, और अर्जेंटीना और पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में, सही है। और सवाना, सवाना जो है वो केन्या तंजानिया में पाई जाती है, केन्या या तंजानिया में। तो और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज, तो स्टेपीज जो होता है यूरेशिया में पाया जाता है, ठीक है, यूरेशिया में। और ठीक है, याद कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ ना, नोट कर लीजिए। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं अल्जीरिया, मोरक्को, इथोपिया तथा केन्या, लीबिया, सूडान तथा मिस्र, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती, नामीबिया, बोत्सवाना तथा जिम्बाब्वे। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये जो है बचवा गया हार्न ऑफ अफ्रीका, सोमाली प्रायद्वीप है, सोमाली प्रायद्वीप में कौन सा हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है? तो मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। तो वो है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका में तिकोना निकला हुआ भाग है। अगर आपके पास अफ्रीका का मैप है तो देखिए किनारे में आपको ईस्ट साइड में तिकोना भाग मिलेगा, जहां पर तीन मतलब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन से देश है? जिबूती है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है, 4 देश हैं। जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। मैप है तो देख लीजिए। यह अरब सागर के सैकड़ों किमी तक फैला हुआ अदन की खाड़ी में के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घना, आक्रा, नामीबिया, विडहाग और युगांडा, अबूजा और जाम्बिया, लुसाका। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? पूछा है, नहीं है। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, युगांडा अबूजा नहीं है। युगांडा जो है, युगांडा की राजधानी कपाला है। क्या है? कपाला, ना कि ये है। तो इसकी राजधानी क्या है? कपाला है। बाकी जम्बिया की लुसाका है, घाना की आक्रा है, नामीबिया के बिंडहाक है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो अल्जीरिया, मिस्र, नाइजर, ट्यूनीशिया। अगर आपके पास मैप है तो ध्यान में रखिएगा और देख लीजिए किससे नहीं मिलती है अफ्रीका के देश की सीमा। तो ये जो है नहीं मिलती है, ये अल्जीरिया, मिस्र, नाइजर, नाइजर से नहीं मिलती है। बाकी अल्जीरिया, मिस्र और ट्यूनीशिया से मिलती है। तो इसकी बात बता दूं तो नाइजर की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, बल्कि नाइजर एक स्थलबद्ध मतलब लैंडलॉक्ड देश है। भूमध्य सागर की सीमा से लगने वाले अफ्रीकी देश में मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है और लीबिया है, मिस्र है। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान, कनाडा, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ग्रेट साल्ट झील जो स्थित है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। इसकी लवणता जो है कितनी है? 220% है लवणता, सैलिनिटी। अगला क्वेश्चन है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण के को प्रवाहित होती है? दक्षिण की तरफ कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आमूल, लीना, साल्वीन और ओब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, साल्वीन। आमूल, लीना, ओब, साल्वीन। तो आमूल, लीना तथा ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र के उत्तर की तरह, ये तीनों कहाँ पर प्रवाहित होती हैं? उत्तर के साइड प्रवाहित होती हैं। और साल्वीन जो होता है दक्षिण के साइड प्रवाहित होता है। ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर, मिशिगन। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो मैं बता रही हूँ, सुपीरियर झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मतलब ताजे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। 5 महाझीलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल है लगभग 82,097 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है 21वां, सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या ओजोन की परत। तो सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? वो करता है ये स्ट्रेटोस्फियर और ओजोन की परत। ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 22 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विली विली, हरिकेन, टाइफून, बोगिया कहाँ पर किस तूफान को कौन से नाम से बुलाया जाता है? तो इसका ये बार क्वेश्चन अगर आपने देखा, ये भी बीसीएस का अगर एग्जाम दिया होगा या आर का देखा होगा, ये क्वेश्चन हर बार ये तो डिट्टो उठा के ऐसे ही पूछ लेता है। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया, याद कर लीजिए, विली विली ऑस्ट्रेलिया। और हरिकेन 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 संयुक्त राज्य अमेरिका,
अमेरिका, हरिकेन अमेरिका। और टाइफून, टाइफून का नाम से ही पता थोड़ा चल रहा होगा कहाँ का हो सकता है। तो टाइफून जो होता है चीन का है। अब बोगिया, बोगिया फिलीपींस का। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए टू कई जगह पे, बी फोर भी दो जगह है, और सी वन, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फॉन, अल्स पर्वत, सिमुक, अरब मरुस्थल, सांता आना, न्यूजीलैंड और खमसिन मिस्र। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं? फॉन, अल्स पर्वत। क्या फॉन में अल्स पर्वत है? तो फॉन में अल्स पर्वत है। अच्छा, कौन सा नहीं चाहिए? तो ये जो होगा ऑप्शन सी होगा, जो ये सुमेलित नहीं। सांता आना न्यूजीलैंड में, सांता आना न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क स्थानीय पवने हैं। ये जो फान है, ये अल्स पर्वत मतलब फान, फान अल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उतरकर नीचे उतरने वाले शुष्क स्थानीय पवन है। सीमुक अरब रेगिस्तान में चलने वाला शुष्क पवन है। और ये जो सांता आना कैलिफोर्निया में चलने वाला शुष्क पवन है। और खमसिन जो है मिस्र में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा है, खमसिन। और ये करेंगे 24। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश या अर्ध प्रदेश। मतलब पृथ्वी सबसे ज्यादा कौन सा फैला हुआ क्षेत्र है? तो जो फैला हुआ क्षेत्र है वो है शुष्क प्रदेश। ठीक है, शुष्क प्रदेश, ये भी एक तिहाई भाग पर शुष्क प्रदेश फैला हुआ है पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन है 25। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ या तृतीय? तो अभी जारी आंकड़ों के अनुसार तो रेशम उत्पादन भारत का द्वितीय स्थान है। पहला किसका स्थान है? पहला चीन का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादन है? किसका? लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादन विश्व में। भारत है, ब्राजील है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो कौन सा लौह अयस्क में बृहत्तम उत्पादन करता है? तो वो आपका करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 900 मिलियन टन, और ब्राजील में 400, और चीन में 340, और भारत में 230 मिलियन टन, और रूस में 95। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार। तो सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, रूस में, ब्राजील में। तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार किस एक स्थान पर? यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण अफ्रीका में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बुशमैन का संबंध किससे है? पूर्वी अफ्रीका से, कालाहारी से, अमेजन बेसिन से, सहारा मरुस्थल से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालाहारी के मरुस्थल से। बुशमैन, बुशमैन एक आदिम जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में विस्तारित है। और बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर या भूमध्य सागर। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है भूमध्य सागर पर। तो बलियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्पेन के तट पर स्थित है। ये स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है? क्या भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? और समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है? भारत 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, गलत पूछा है तो बी होगा। मतलब समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थोड़ी ना है। ये जो है संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मतलब है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार मतलब लगभग 23 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार द्वितीय कथन असत्य है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूर्वी विस्तार इतना 2934 किलोमीटर है। ठीक है, अगला देखेंगे, पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल, अगर आपके पास मैप हो जरा देख लीजिए, नकल कर लीजिए। वैसे नकल नहीं करना चाहिए, देख लीजिए पहले, आंसर आप लिखिए। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो क्वेश्चन मैं आंसर बता रही हूँ, आप बाकी मैप में देखिए, क्योंकि बिना मैप देखे तो समझ में आना नहीं है। तो ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से? सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम, बिहार, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से, या सिक्किम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लगा हुआ सीमा है।
33 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? लद्दाख व सिक्किम, उत्तराखंड और मिजोरम, असम व सिक्किम, उपर्युक्त सभी। तो मतलब ऐसे दो राज्यों के नाम बताने बताने जो दो देशों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, देश के साथ, ना कि राज्य के साथ। तो ये जो आंसर होगा ये होगा उत्तराखंड एवं मिजोरम। तो उत्तराखंड एवं मिजोरम जो दो देश हैं, तो पहले मैं सबकी बता देती हूँ। तो लद्दाख जो है, लद्दाख कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 3 देशों के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ, है ना? और सिक्किम तो इसमें होगा ही नहीं। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगता है। और असम की सीमा जो होती है वो दो से किससे किससे लगती है? दो देशों से, बांग्लादेश और भूटान से लगती है। और उत्तराखंड की सीमा भी दो देशों से लगती है, चीन और नेपाल से लगती है। मिजोरम की सीमा जो होती है वो भी दो देशों से लगती है, बांग्लादेश या म्यांमार से। तो आंसर आपका हो जाएगा 33 का बी। 33 का बी। ओके, उत्तराखंड और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है 34 का, निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट व उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट तथा उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। सही बात है। अगर आपके पास मैप होगा या पढ़ा होगा तो इतना तो नॉलेज होगा। और आपको पता होगा पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी की चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है और यह दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार पश्चिमी घाट का दक्षिण भाग ज्यादा ऊंचा है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण भाग में बहती है। अगला क्वेश्चन 35, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नीलगिरी या गार्डविन आस्टीन। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो है गॉडविन आस्टीन। तो गॉडविन आस्टीन जिसे केटू भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? ये काराकोरम श्रेणी लद्दाख पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8611। ठीक है, 8611 है। अगला क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार एवं लद्दाख। चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख। तो इसको जो है बढ़ते क्रम में लगाना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 33 का डी। चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर लद्दाख है। ठीक है। अगला है 37, निम्नलिखित युग्म कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। कुल जनजाति आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो सही नहीं है का आंसर है ये हो जाएगा आपका बी। कुल जनजाति आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में नहीं है, ये गलत है। क्योंकि जो होता है भारत में कुल जनसंख्या जो जनजाति है 8.6% है। और इनकी सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। और गौंड जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजाति समूह जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी भारत में भारत के क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या कितनी है? 11.90% है, ना कि आधे से अधिक है। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बी। अब इतना क्वेश्चन हो चुका है 37। अब 38 करेंगे। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है, निम्नलिखित में से कौन सी? सोन, गोमती, रामगंगा, बेतवा। तो गंगा नदी की सहायक नदी वो कौन सी है? गोमती है, जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती का उद्गम क्या है? गोमत ताल मतलब फुलर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से है। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम क्षेत्र मैदान से है। ओके। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? लोनार राजस्थान, नक्की झील गुजरात, सूरजकुंड झील उत्तराखंड या हमीरसर झील गुजरात। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित जो है वो आपका ये हो जाएगा नक्की झील गुजरात। तो नक्की झील गुजरात, ये सुमेलित नहीं, नहीं सही, सुमेलित नहीं है ये आपका हमीरसर झील जो है ये गुजरात में ये सुमेलित है। और लोनार झील कहाँ पे है? लोनार झील तो बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में है आपके। और आगे है नक्की झील। नक्की झील जो है ये राजस्थान में, ना कि गुजरात में। कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये जो अगला है सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील है हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, एसी दोनों में।
तो पूर्व में मतलब कौन शीतकाल में ठंडी में वर्षा कहाँ पर होती है? वो होती है AC, मतलब उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में होती है। तो भारत में उत्तर पूर्वी मैदान का तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम मैदानों में शीतकाल में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न लीड्स। अब 41 क्वेश्चन है, जलाशय और राज्य भद्रा, मतलब जलाशय राज्य कौन से पाया जाता है? भद्रा कहाँ पाया जाता है? तो भद्रा पाया जाता है कर्नाटक में। भद्रा कर्नाटक। भवानी सागर तमिलनाडु, भवानी सागर तमिलनाडु। और गांधी सागर, गांधी सागर मध्य प्रदेश। और राणा प्रताप सागर राजस्थान। रसराड़ा रस राजस्थान और गांधी सागर मध्य प्रदेश और भवानी सागर तमिलनाडु और भद्रा कर्नाटक। ए वन पर है। बी फोर मतलब ये हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी। 41 हो गया ना। अब 42 करेंगे हम। 42 क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो रबड़ का उत्पादन कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, केरल में। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। और आप सोच रहे होंगे केरल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला शीर्ष 5 राज्य हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि से, लाल क्रांति प्याज उत्पादन से, गुलाबी क्रांति टमाटर उत्पादन से, काली क्रांति काली मिर्च उत्पादन से। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि से। और लाल क्रांति बता दूं तो लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर से है, मांस और टमाटर से। गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन से। ये आप ऐसे कर सकते हो। और काली क्रांति जो है, काली क्रांति ये है पेट्रोलियम से, ना कि काली मिर्च से, पेट्रोलियम से है। ठीक है, पेट्रोलियम से। भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन से? छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश, या छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। तो कोयले का उत्पादन में दो अग्रणी राज्य हैं, वो राज्य हैं आपके छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्र तटीय समुद्र सीमा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये है। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार है? कोयले के कितने टाइप होते हैं? आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, नहीं मैं थोड़ा बहुत आपको बता ही दूंगी। तो पीट है, बिटुमिनस है, एंथ्रोसाइट है, लिग्नाइट है। तो गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिनस, बिटुमिनस पाया जाता है। ओके। तो भारत में कोयला मुख्यतः दो क्षेत्र में पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में और तृतीय कल्प क्षेत्र। तो गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, इसमें राख की मात्रा कम तथा तपोत्पादक शक्ति ज्यादा होती है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ये सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। ये देश के 90% से अधिक भंडार एवं उत्पादन यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या राजस्थान। तो टीन का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है ये एकमात्र राज्य है जहाँ पर टीन का उत्पादन होता है। और तथा टीन का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियां छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित हैं। टीन को कैसीराइट कैसीटराइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है कोयला क्षेत्र और राज्य है। तो सिंगरौली, झरिया और सिंगरेनी और कोरबा। तो सिंगरौली जो है, सिंगरौली ये सोन घाटी के क्षेत्र में है। और झरिया जो है, झरिया आपका है, झरिया झारखंड जहाँ पर झर जाते हैं। और सिंगरेनी, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? A1, A4 इसमें है B3। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब पहुंच गए हम हाफ सेंचुरी पे, मतलब 50 नंबर के क्वेश्चन में। भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग कौन सा है? काली मिट्टी का, कछारी मिट्टी का, बलुई मिट्टी का या लाल मिट्टी का? तो भारतीय भूभाग में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है?
तो ये पाई जाती है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, तो ये 40% पाई जाती है और भूभाग के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मलबा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद से होता है। और लाल मिट्टी जो होती है ये 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा आपकी कछारी मिट्टी है। बाद में बताएंगे हम इसको एक्सप्लेन करके। अगर घटना चक्र पढ़ा होगा तो इसमें सारी चीज पढ़ाई गई है। कहाँ से पढ़ा होगा? हमारा दूसरा चैनल है उसपे पढ़ाया जा गया है सारा घटना चक्र, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। हम दे देंगे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तथा तकनीक का विस्तार करना है। तो यह द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में कथनों पर विचार करना कौन सा सही है? तो इसमें सही है 1 2 या 1 3 और 2 3। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 3। पहला गलत है। इसका लक्ष्य प्रथम हरित हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर बता दूं आपको तो 1990 के दशक के मध्य द्वितीय हरित क्रांति की अध्यावरण किया गया था। मतलब अवधारणा का विकास हुआ था। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। प्रथम हरित क्रांति से भिन्न द्वितीय हरित क्रांति में सभी फसलों एवं कृषि उत्पादकों में शामिल किया गया था। द्वितीय हरित क्रांति में धारणीय कृषि पद्धति के साथ जैविकी उर्वरक एवं जैव कीटनाशक के प्रयोग पर बल दिया गया था। इससे पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सहस्त्रोपाद को भी शामिल किया गया था। अब 52 क्वेश्चन है। ए कथन और कारण दिया है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। क्या कथन कारण दोनों सही है? तो जी हाँ, इसका जो है पहली बात तो ये सही है, लेकिन ये भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होता है, ये तो गलत है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है पूर्वी तट की तुलना में संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा होता है। पहला तो सही है और दूसरा इसलिए गलत है। तो पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये गलत है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पर? नई दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये जो है ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? गर्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता हिंदुस्तान शिपयार्ड मुंबई या कोचीन शिपयार्ड तमिलनाडु या मझगांव शिपयार्ड गोवा? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। गार्डन रिच आस्टिन कोलकाता में, ये सही है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है आपका कोचीन शिपयार्ड, कोचीन कहाँ पे है? कोचीन शिपयार्ड केरल में है। और मझगांव मझगांव जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से। सागौन हिमालय की तराई, देवदार मध्य भारत और सुंदरी सुंदरवन सिनकोना हिमालय के तुच्छ क्षेत्र। तो सागौन कहाँ पाया जाता है? तो सागौन सागौन है मध्य भारत में और देवदार सुंदरवन में और सुंदरी जो है सुंदरी वन। एक मिनट। सागौन वृक्ष का विस्तार मध्य भारत में है, सही है। और देवदार का जो विस्तार है पश्चिमी हिमालय में है, और ये सही है। और सुंदरी का पश्चिम बंगाल में है ना। सुंदरी सुंदरवन यहाँ लगा सकते हैं हम। सिनकोना हिमालय की तराई। तो इस तरह से ऑप्शन होगा, देख लेते हैं ऑप्शन टू ए टू है। बी फोर ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और C3 हाँ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 56 किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? खेजड़ी को, बबूल को, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, यूकेलिप्टस को? तो मरुस्थल का राजा जो है खेजड़ी, बबूल, ब्यूटिया मोनोस्पर्म, यूकेलिप्टस। तो मरुस्थल का राजा है ये खेजड़ी। खेजड़ी जो होता है सामाजिक वानिकी प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसकी वरीयता दी जाती है। 57 है, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? जोग, शिवसमुद्रम, डुडुमा और गोकाक। तो कर्नाटक में कौन सा अवस्थित नहीं है? तो कर्नाटक में अवस्थित नहीं है डुडुमा।
तो डुडुमा जो शिव समुद्रम गोकाक कर्नाटक में स्थित है, और जो ये गोकाक है घाट जो कौन सा डुडुमा जो है, ये डुडुमा जो है ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। कौन सा कथन कारण सही है कि नहीं? तो ए आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है, बी है, ए सही है, आर गलत है, सी है, ए गलत है, आर सही है, और डी ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन क्लियर सही से पढ़िएगा, क्योंकि ऑप्शन को घुमा फिरा के दे देता है। कभी कभी हमारा प्रैक्टिस रहता है ये वाला, तो ऐसे ही नहीं करना है, तो देख लेना है ध्यान से ऑप्शन को भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ए सही तथा आर गलत हो जाएगा। ए सही है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। इसको पहले भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो 59 का है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नुमालीगढ़ असम, बरौनी बिहार, नागापट्टनम तमिलनाडु, नून माटी गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। नून माटी गुजरात में नहीं है, नून माटी असम में है, बाकी सब सही है। ये असम में है, असम में। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? तलचोर, कैगा, हजीरा, कोटा व थाल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी होगा, कैगा। कैगा में नहीं है, बाकी हर जगह है, यहाँ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, बंगलुरु, या देहरादून, या नई दिल्ली। तो ये जो स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना पर्यावरण दिवस के अवसर पर 1980 में नई दिल्ली में किया गया था। 62 है, निम्नलिखित में सुमेलित का युग्म का चयन करना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो सुमेलित है तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च। और विश्व ये तो 22 मार्च को होता है ना, तो मुझे लग रहा है ये सही नहीं है, पूछा है। ये ऑप्शन बना दीजिएगा, नहीं ये पूछा है। तो ओजोन तो 16 सितंबर को है, जो कि आने वाला है, मनाइएगा। और ये सही है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को भी सही है। वानिकी दिवस जो होता है, वानिकी दिवस 22 मार्च को नहीं होता है, बल्कि ये होता है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस होता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। सही है, इसमें नहीं ये पूछा है, इसलिए ऑप्शन जो होगा ये आपका बी होगा। ठीक है। विश्व पृथ्वी बी मैंने बोल दिया क्या? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें जो ऑप्शन सही है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व वानिकी दिवस, ये सी वाला ऑप्शन सही है, मतलब नहीं पूछा ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? प्रकाश, मृदा, कार्बोहाइड्रेट या उत्पादक। तो जैविक अजैविक घटक आपको दोनों पता होंगे। जैविक मतलब जो जीवधारियों द्वारा जीवों से उत्पन्न होता है, और अजैविक जो प्रकृति नेचर द्वारा बनाया, जैसे जैसे पहाड़ है, हवा है, जल है, आकाश है, प्रकाश है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अरे एक मिनट, अजैविक घटक नहीं है पूछा ना। हाँ, तो नहीं है उत्पादक, उत्पादक नहीं है, बल्कि प्रकाश, मृदा, कार्बोहाइड्रेट ये सब है, और उत्पादक नहीं है। अजैविक घटक, अजैविक घटक में वायु तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, उच्चावच इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये सभी निर्जीव घटक है जो जैविक घटक को नियंत्रित करते हैं। प्रकाश, मृदा और कार्बोहाइड्रेट अजैविक घटक है। ठीक है। और सूची एक को सूची दो से मिलान करना। परियोजना है, प्रारंभ होने का वर्ष है। हाथी परियोजना कब हुआ था? ये यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन कई बार पूछा भी था। तो हाथी परियोजना 1992। और लाल पांडा परियोजना 1996। और बाघ परियोजना आया था 1973 में। और हंगुल परियोजना 1970 में। इस तरह से ऑप्शन होगा ए थ्री। ये ऑप्शन मिल भी गया आपका, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? घुली हुई ऑक्सीजन की, घुली हुई फ्लोरीन की, घुली हुई मीथेन की, घुली हुई कैल्शियम की। तो प्रीवियस ईयर का डिटो क्वेश्चन है, छपा हुआ है। तो ये है घुली हुई ऑक्सीजन का। तो आपको ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ा होगा ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। आगे है 66। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ह्रास का नियम, ऊर्जा स्थानांतरण का 10 का प्रतिशत नियम, या ऊर्जा स्थानांतरण का 10% तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? 66 का 6। ऊर्जा स्थानांतरण का 10%, 10% ऑफ मतलब एनर्जी, ये 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। लिंडमैन का कॉन्सेप्ट था, इस पे आधारित है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था?
विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन का प्रतिबंध लगाएगी, या फिर बी विकसित देश वर्ष 2010 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिरोध लगाएगी और प्रतिबंध, और यह सी है विकासशील देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, या फिर डी है विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ए, विकासशील देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे 2000 तक। तो ये बात की गई थी 1987 में, कौन सा फैसला, ये फैसला लिया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत संरक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत उन रासायनिक पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना जो ओजोन परत को छीड़ करने के लिए जिम्मेदार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 सम्मेलन में यह फैसला लिया गया था कि सभी विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह तक सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। 68 का क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है, सफेद पांडा है, हार्नबिल है, सफेद भालू है। तो WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो चिन्ह है, वो है सफेद पांडा। सफेद पांडा जो है ये सरकार, मतलब ये जो पहले बता दूं WWF जो है सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी प्रतीक चिन्ह सफेद पांडा है। ठीक है। 69 है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, गो गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, उन्हें मिलने वाले भोजन में कमी आई और उनमें व्यापक दीर्घ अस्थायी तथा घातक रोग हुआ। तो जो होता है ये सही है। 69 का सही आंसर होगा बी, गो गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प कौन सा है? प्लास्टिक ऑफ मोनोऑक्साइड, ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड, या अमोनिया DDT, या पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट एमोनिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 70 का, ये हो जाएगा ए, प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, या उपरी सभी। तो उसमें जब सीधा होता है वो ऊर्जा एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, बाकी इनका इन्वर्टेड भी होता है। तो ये याद कर लीजिए। 71 क्वेश्चन हो गया, हाफ पहुंच गए हो आप, आधा क्वेश्चन हो चुका है। अब 72 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी अवस्थित कहाँ पर? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, या नई दिल्ली। तो है नागपुर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी नागपुर महाराष्ट्र में। ये जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 73 का क्वेश्चन है, द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी घोषणा पत्र का संबंध किससे है? रॉटरडम अभिसमय से, या स्टॉकहोम अभिसमय से, या जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन से, या रियो +20 सम्मेलन से। तो जो द फ्यूचर वी वांट का संबंध है ये संबंध है रियो 20 सम्मेलन से। 74 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? 41/3। देखिए मैं इसका आंसर बताऊंगी क्योंकि मेरा पेन सही से नहीं चलता तो बताने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको डिमांड होगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी किस तरह से, तो उसको आप समझा दूंगी। फिलहाल मैं आंसर बता रही हूँ, अगर आप लगा सकते हो तो लगा लीजिए, आंसर मैच करवा लीजिएगा, और नहीं आएगा तो मुझे से कमेंट बॉक्स में स्पेशली आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा है पूछा है, तो 74 में जो बड़ा है वो हो जाएगा आपका ए, 41/3 बड़ा होगा। इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। अगला 75 का क्वेश्चन है, एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 और 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2 के बराबर कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, 1236। ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है 76 का, x1 x2 तथा x3 का औसत 14 है, x1 x2 के योग का दुगुना 30 है, x3 का मान क्या होगा? तो 27 होगा, 16 होगा, 12 होगा, 20 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 27। रुपए जो होता है 425 को 4 पुरुषों और 5 महिलाओं 6 बच्चों में 9:8:4 अनुपातों में बांटना जाता है। तो एक पुरुष का हिस्सा कितने रुपए में होगा? तो एक पुरुष का कितना हिस्सा लगेगा? तो वो लगेगा बी, 38 का बी हो जाएगा। 78 का क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट तक पर तथा एक अप ट्रेन प्रत्येक 3 मिनट पर गुजरती है। 30 मिनट में कितनी ट्रेन गुजरेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 ट्रेनें गुजरेंगी। अगला क्वेश्चन है 79, एक समबाहु भुज में जिसका प्रत्येक कोण 1560 का हो, उसमें भुजाएं होंगी 10, 12, 14, 15। तो उसमें भुजाएं जो होंगी वो भुजाएं होंगी
ऑप्शन बी डी 15 भुजाएं होंगी। अगला क्वेश्चन है परफेक्ट, लिखा है परफेक्ट का कूट RGTHGE वही है, तो इसी कूट में ब्राउन कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इसमें प्लस प्लस टू जोड़ा गया है, बाकी आप देख सकते हो। और इसका 81 है BLDGEIMO और यहाँ पे एक्स के स्थान पे कौन सा होगा, 12 9 12 26, और ये एक्स के स्थान पे कौन सा होगा, तो ये एक्स के स्थान पे हो जाएगा बी। मतलब 32 34 36 38, तो 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा क्योंकि क्यू जो है तो क्यू 17 है और यस हो गया 19, और -2 कर दोगे तो 34 हो जाएगा। इसी तरह सब करना है, उसका प्लस करके -2 कर देना है, नंबरिंग करके। 82 क्या है, गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता का रमेश से क्या संबंध है, तो गीता का रमेश से संबंध जो होगा, गीता का रमेश से संबंध हो जाएगा ये बुआ का। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा ना, उसकी माँ के पुत्र का एक पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। अगला क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 3 5 17 12 8 और 23 और डैश और 38, तो 25 होएगा या 27 30 या 32, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 30। ठीक है, 84 क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, 43वां, 27वां, 21वां या 18वां? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका 43वां। ये 84 क्वेश्चन हो चुका है। 85 है, निम्नलिखित किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो दिल्ली ने की, तमिलनाडु की, पंजाब ने की या बिहार ने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एक, मतलब दिल्ली ने किया। ठीक है, और दिल्ली ने किया। और अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप एम्बडूस पर्सन को अमित शाह ने लॉन्च किया। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ये 86 का नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप एम्बडूस पर्सन ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया। यह ऐप गवर्नेंस की और एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, या एक दो, या कोई नहीं, ना तो एक ना तो दो? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो इस केवल बी हो जाएगा इसका आंसर। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 24 अक्टूबर 2022 को मनरेगा मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया, ना कि इन्होंने, किसने, अमित शाह ने नहीं लॉन्च किया था। और यह ऐप जो है, यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। तो ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है 87, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, नरेंद्र मोदी ने, रामनाथ कोविंद ने, अमित शाह ने? तो ये जो किया था वो किया था उस समय के मतलब ये पुराना न्यूज है, मतलब ये रामनाथ कोविंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 88, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच या इंदिरा नूरी या लीना नायर ने या दिव्या सूर्यदेव राय? तो कौन सी बनी है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष? तो बनी है माधवी पुरी बुच। तो दुनिया की पहली प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? कार्बेवैक्सीटियम या कोवैक्सीस्पेसी या फिर है कोविसेम या कोविफेंच? तो इस दुनिया की पहली प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन जो है वो है ये है डी, कोविफेंच। तो कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया जिसने प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन का नाम कोविफेंच है को बनाया और उसके उपयोग को अधिकृत किया है। ये प्लांट बेस्ड कोविड-19 की पहली वैक्सीन बायोफार्म कंपनी मेडिगो और किलन ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। तो अगला क्वेश्चन 90, किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है? स्टेफानिस सिटसिपास या राफेल नडाल ने या कैमरून नूरी ने या फेलिसियानो लोपेज ने? तो किसने जीता है? तो वो जीता है राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है 91, भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है
देखते हैं गीता गोपीनाथ को या जुनैद कमाल अहमद को या रघुराम राजन को या डेविड नमालपस को। तो ये किया गया है जुनैद कमाल अहमद को। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है 92। डीआरडीओ के साथ मिलकर किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी जोधपुर ने। तो किया है आईआईटी दिल्ली ने। विज्ञान 93 क्वेश्चन है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान और की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम शुरू किया गया है था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना भी है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन बताने हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये केवल कौन सा होगा? केवल एक, केवल तीन, केवल दो तीन या 1 2 3। तो इसका आंसर होगा सी, केवल 2 3 सही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? तो फरवरी रामनाथ कोविंद जी ने किया था। 22 फरवरी 2022 की न्यूज है। ये रामनाथ कोविंद जी ने वर्चुअल मोड में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, और बाकी इसका उद्देश्य सही है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो रिट्रीट बिल्डिंग शिमला में, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, राजभवन राजस्थान में, राष्ट्रपति विलायन हैदराबाद में। तो कहाँ पर किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य वनम का उद्घाटन? तो इन्होंने किया था ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य या केंद्र प्रशासित देश था, और राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश? वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है आप बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में, राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 96। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE द्वारा जारी सेंटर फॉर इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 104 या 312 या 120 या 140। तो भारत का स्थान रहा है 120। तो अगला क्वेश्चन है, अब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर निम्हांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? जयपुर, बेंगलुरु, कोच्चि, पणजी। तो इन्होंने किया था उसका उद्घाटन पणजी। पणजी, एक मिनट ये क्वेश्चन तो रह गया ना। अच्छा, इसको हम बता दे रहे हैं तो उसको तभी तो मैं कह रही हूँ एक क्वेश्चन में आगे बढ़ गई। तो इसका उद्घाटन उन्होंने बेंगलुरु में किया था। ओके। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नाक जिसे नाक बोलते हैं की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव आहूजा, अतुल गोयल, सुनील अरोड़ा या भूषण पटवर्धन। तो ये बने हैं भूषण पटवर्धन। तो नाक के बारे में बता दूं, भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नाक की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय मूल्यांकन के प्रत्यायन परिषद नाक यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय। इसकी स्थापना 5 सितंबर 1994 को बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन 99 का, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार केंद्र स्थापित करेगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में, लखनऊ में, काठमांडू में या इस्लामाबाद में। तो वो जो करेगा वो करेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार में महासचिव हाउसू जाओ द्वारा मेजबान देश समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत नई दिल्ली में ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। किस मंत्रालय द्वारा दो विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई? MSME मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। तो संभव और स्वावलंबन की जो है शुरुआत की गई, यह की गई है MSME मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन 101। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? जापान, सिंगापुर, श्रीलंका या चीन। तो जो ये किया गया श्रीलंका द्वारा। तो भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लाइनेक्स श्रीलंका में भारत नौसेना अभ्यास 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। बंदरगाह चरण 7 मार्च से 8 मार्च तक 2022 को विशाखापत्तनम में। समुद्री चरण जो है 9 मार्च से 10 मार्च तक 2022 के में बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है 102। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोहराई
दोराईस्वामी ने किया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो या एक दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा सही है, पहला गलत है। क्योंकि बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देश के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण मतलब संबंध बढ़ाएंगे। और स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। ठीक है, कहाँ का? ये बांग्लादेश का है। अगला क्वेश्चन है 103। भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? मतलब 2022 का न्यूज है, इसलिए 23 का पूछा गया। तो सारनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी या बोधगया? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। तो फरवरी 2023 में भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। इस मूर्ति का निर्माण बिहार राज्य के गया क्षेत्र जिले में स्थित बोधगया में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की? त्रिपुरा, सरकार, झारखंड या पंजाब या बिहार में? तो उन्होंने जो दिया है वो दिया है ये त्रिपुरा में। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पांचवी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, नैरोबी केन्या में और पेरिस फ्रांस में, दुबई यूएई में? तो ये किया गया नैरोबी केन्या में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भूमिका श्रेष्ठ को, कोमल त्यागी को, श्रेया अग्रवाल को या अनमोल सचदेवा को? तो ये सम्मानित किया गया, ये किया गया भूमिका श्रेष्ठ को। अगला क्वेश्चन है 107 मतलब 107 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष धनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? उड़ीसा, गोवा, सिक्किम या असम? तो कौन सा राज्य है? तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा जो है मिशन इंद्रधनुष के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा यह मतलब 90.5 मतलब 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला उड़ीसा देश का एकमात्र राज्य बन चुका है। अगला है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शुरू किया है ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण मतलब रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसे की शुरुआत की गई? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? तो ये जो शुरू किया गया ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन 110 है, किस संगठन के प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया गया? यूरोपीय संघ द्वारा, अफ्रीका संघ द्वारा, सार्क द्वारा या आसियान द्वारा? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यूरोपियन संघ द्वारा। तो हाल ही में यूरोपियन संघ के देशों द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया गया। 111 का नंबर का क्वेश्चन है, किस दशक को भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है? 1941, 1921, 1971 या 1951? तो ये जो दिखाई देता है ये दिखाई देता है 1971 में। तो भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो होता है 1961 से 71 के दशक में 24.80% हुई थी। इसके पश्चात 1971 से 81 में 24% और 1981 से 91 में लगभग 23.5% इस तरह से हुई। अगला, नीचे दिए गए राज्यों में से किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। तो 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है 1084 केरल का है। जो तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जो इसका अनुपात कितना है 879। तो ठीक है, तो इसमें उत्तर हिमाचल प्रदेश का कितना है 972 है, उत्तराखंड का कितना है? उत्तराखंड का 963 है और मणिपुर का 992 है और अरुणाचल प्रदेश का 938 है। तो इसमें सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति पाई जाती है? मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या लक्षद्वीप में? तो जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपका मिजोरम में। मिजोरम में क्या? तो आपको बता दूं तो 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 20.13 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% है। इस रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य उत्तर प्रदेश और मिजोरम है। ठीक है, मतलब सबसे कम मिजोरम अच्छा जनजाति सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में फिर मिजोरम में है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 4.1% दिव्यांग व्यक्ति है और 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व 77% की वृद्धि हुई और 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। तो ये जो होगा ये आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2001 में जनसंख्या घनत्व 325 था तथा 2011 में ये हो गया 382। तो इस तरह से अतः इसमें जो है 57% की वृद्धि हुई थी, ना कि 77% की। तो ये वाला गलत हो जाएगा इस वजह से। और जो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 2.1% अर्थात मतलब 21% है। 2.1% अर्थात जो है वो है ना कि 2.1% है, ना कि 4.1% है। अगला करेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? तो उड़ीसा, असम, केरल और झारखंड। तो किस राज्य की जनसंख्या तीनों से अधिक है? तो वो हो जाएगी आपकी उड़ीसा की। उड़ीसा की जनसंख्या है लगभग 4.19 करोड़ और ये जो असम की हो जाएगी 3.12 और ये हो जाएगी केरल की 3.34 और ये हो जाएगी झारखंड की 3.29। अगला है 116वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 918 नहीं है। 2001 और 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 14% की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.3 है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.3 है। ये क्या पूछा है? नहीं, सही नहीं है, ये गलत है। ये नगरीय प्रतिशत 24.30 नहीं है, बल्कि कितना है? अच्छा, 22.3% है। 24 नहीं है, 22.3% है। अगला है भारत उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम? तो गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, लखनऊ एवं रामपुर है और गौतम बुद्ध नगर एवं श्रावस्ती है, कानपुर एवं बहराइच है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतमपुर एवं श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, 117 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। अब करेंगे हम 118 नंबर का क्वेश्चन। अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक हैं डार्विन, माल्थस, एडविन केनन एवं एडम स्मिथ। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं वो एडविन केनन। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? केरल, मिजोरम, गोवा और तमिलनाडु। तो इसे आंसर हो जाएगा आपका सी, गोवा में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब अगला हम करें, केरल में 47.7% है और मिजोरम में 52.1% है और गोवा में 62.2% है और तमिलनाडु में 48.4% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम 120। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाराबांकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेथा मेल उद्योग स्थापित है। बाराबांकी में मेथा तेल की शुद्धता की जांच हेतु फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले एक है, दो है कि एक दो है कि एक दो, मतलब ना तो एक है ना तो दो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक सही। ठीक है, कथन ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। और क्यों गलत है ये हम कर लेते हैं। तो बाराबांकी, बदायूं, रामपुर आदि जिलों में मेधा तेल उद्योग स्थापित है, सही है। इस तेल की शुद्धता जांचने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई। विश्व के कुल मेधा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 85% है और भारत के कुल मेधा क्षेत्र के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। ठीक है, और निम्नलिखित घरानों में से कौन सा एक सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है? शाहजहांपुर घराना, अजराड़ा घराना, इटावा घराना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटावा घराना। रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई? बरेली में, शाहजहांपुर में, पौड़ी गढ़वाल में या ललितपुर में? तो इसकी स्थापना जो की गई वो शाहजहांपुर में की गई है। तो किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? वो की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है 125। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो पंजाब है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है या झारखंड है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो वो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी डी या फिर बी सी डी या ए डी या फिर ए सी। तो ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी।
BCD मतलब ये तीनों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये है और ये पंजाब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है? मौनिया नृत्य, देवी नृत्य, ख्याल नृत्य या राय नृत्य? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा सी, ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड के नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव में ख्याल नृत्य किया जाता है। 127 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। उत्तर में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सत्य कथन है ये आपका हो जाएगा सी, मतलब दोनों ही कथन सही है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, कानपुर में, नोएडा में, बरेली में। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान अवस्थित है, यह अवस्थित है आपके नोएडा में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक स्थापित किया गया? गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, वाराणसी या सफाई? तो सही ऑप्शन चुनना है, एक दो, केवल एक, तीन या सभी। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी सही है, मतलब पशु चिकित्सा क्लिनिक यहाँ सभी जगह पर स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है गया है और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो ये जो आंसर होगा ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। यो क्यों है कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि क्षेत्र है, ना कि 20 कृषि क्षेत्र हैं। और इस तथा इसे 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में, तो ये 20 मतलब यहाँ पर उल्टा दे दिया गया, इसको यहाँ पर कर दिया गया, इसको यहाँ पर कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, 130 हो गया, अब 31, 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। तो 131 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रभावी संस्था सेवाओं के संदर्भ में दिए कथनों पर विचार करें। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख प्रति वर्ष चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो या कोई भी नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों के दोनों गलत होंगे। तो कौन सा सत्य पूछा है? तो उत्तर प्रदेश में 1 मिनट, आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए ना कि 3 लाख का की टीकाकरण की बात की गई है। और ये जो है दूसरा, इसमें आयुष्मान के अंतर्गत 7 लाख नहीं बल्कि 7 रोगों के लिए 7 रोगों हेतु 7 प्रकार का टीका लगाने हैं, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और टिटेनस, पोलियो, एस्मा तथा खसरा आदि की बात की गई है। 1911 में लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा गया? तो नौथेलियन हर्ड को, या बी है असित कुमार हलदार को, या सी है सुधीर रंजन खस्तगीर को, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे वो थे ये सुधीर रंजन खस्तखाई। तो 1956 में प्रचार रहे सुधीर रंजन खस्तगीर को कला एवं साहित्य विश्वविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। 1911 में स्थापित महाविद्यालय को वर्ष 1973 में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक संकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? विद्यालयों में राष्ट्रवाद की शिक्षा से, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से, गरीबों को पक्के आवास उपलब्ध कराने से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से। तो अगला क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949, 1972, 1952, 1989? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1972 में। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है संस्था है और मिलान करना है, तो भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है। और निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। और भारतीय राष्ट्र लोक कला परिषद, ये जो है ये है वाराणसी में। और कारपेट इको लैब जो है भदोई में। इस तरह से देख लेते हैं कौन सा है, ए बी, A2, A2 है, यहाँ मिल भी गया। चलिए बी होगा ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? गाजीपुर, वाराणसी, बाराबंकी, शाहजहांपुर? तो उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा ये आपका बाराबंकी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1960? तो गन्ना संस्थान मतलब अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है ये हुई थी 1952 में। ठीक है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना 1952 में लखनऊ में की गई थी। यह संस्थान अखिल भारतीय समन्वित गन्ना बीज की उत्पादन परियोजना का समन्वय करता है। 138 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 16, 17, 18, 19? तो कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश से एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? जुलाई 2014 में, जुलाई 2015 में, जुलाई 2026 में, जुलाई 2020 में। तो इसका जो किया गया था वो जुलाई 2014 में। बटेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। बटेश्वर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिचंद का जन्म स्थान है। और इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक, केवल दो, मतलब दो, तीन या उपयुक्त सभी। तो ये जो आंसर हो जाएगी यह हो जाएगा आपका डी, सभी के सभी सही है। बटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले का लिए प्रसिद्ध है। बटेश्वर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिचंद का जन्म स्थान है। तो ठीक है, आपके 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कैसा लगा टेस्ट बताइएगा जरूर। जो भी सजेशन हो, जैसा भी आपको कोई और टेस्ट चाहिए तो बताइएगा टेस्ट कमेंट बॉक्स में। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जाने से पहले प्लीज 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 चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ एक्टिविटी बढ़ाइए। और आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया है कि आपने लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रखे आपने टेस्ट किया। और अपना स्कोर जो है मैंने कहा था आप 140 तक कागज़ पे लिख लोगे किसी फोर साइज पेपर पे 140 तक। उसके बाद आप क्वेश्चन को अपने तरीके से करोगे कि कौन सा सही है, ABC कौन सा सही है। और सही गलत का जो है ऑप्शन आप मुझे बताओगे कितने आपके सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ओके, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, जो भी टेस्ट सीरीज कराई जाती है अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, कहीं पर मिलेगा नहीं आपको फ्री में। तो कर लीजिए, हम आपको कम्प्लीटली प्रिपरेशन करवाएंगे मतलब टेस्ट के थ्रू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।